नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो 10x के इस नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट हेल्थ कंसर्न है। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट प्रॉब्लम एंड टू एड्रेस दिस मेरे पास एक बहुत जाने माने शहर के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर निखिल मोतीरामानी सर। डॉक्टर निखिल सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। एंड सर, आज हम लोग हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कोई उस प्रॉब्लम में आया है सो व्हाट आर द बेस्ट अप्रोचेस, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सागर जी, एंड थैंक यू टू ऑल द टीम कि मेरे को आज ये मौका मिल रहा है कि मैं और अवेयरनेस इस हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए मैं बाकी लोगों से शेयर करूं। यस सर। सो सर, टू स्टार्ट दिस, ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, जैसे हम हार्ट प्रॉब्लम मतलब हम हार्ट अटैक से जानते हैं जी। अ कॉमन मैन ऑलवेज कंसिडर दैट अ हार्ट प्रॉब्लम इज अ हार्ट अटैक। बिल्कुल। इज इट ट्रू कि इसके और भी पर्सपेक्टिव हैं? बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अगर हम हार्ट देखें तो हार्ट बनता है एक मसल से। मसल के अंदर नसें होती हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। तो क्योंकि हमारे हार्ट को बीट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, हार्ट को पंप करना है तो उसे खून ज़रूरी है, उसे ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये सारी मोडालिटीज़ इकट्ठे तो हो नहीं सकती। तो अगर हम मसल की बीमारियां देखें तो उसे हम कार्डियोमायोपैथीज बोलते हैं। ओके। अगर हम ऑल टुगेदर नसों की वो देखें तो उसमें जो हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या जो हार्ट ब्लॉकेजेस जिसका हम आम तौर पर चर्चा करते हैं तो वो नसों से रिलेटेड होता है, जिसके कि ब्लॉक होने के कारण हार्ट अटैक होना और आगे की चीज़ें होती हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम देखें तो हृदय गति बढ़ना, हृदय गति कम हो जाना, हार्ट रुक जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये तो हो गया हार्ट का एक मेजर। इसके अंदर हमारे हार्ट वॉल्व्स होते हैं। ओके। हार्ट के अराउंड एक झिल्ली जैसे हार्ट को रखने के लिए पेरिकार्डियम करके हम बोलते हैं, वो होती है। तो उसकी बीमारियां, वॉल्व की बीमारियां, तो ये सब चीज़ें मिला के इतनी सारी हार्ट बीमारियों से हम वो रहते हैं। वॉल्व्स में लीक होना, वॉल्व्स का सिकुड़ जाना, वॉल्व्स में इन्फेक्शन हो जाना, सेम चीज़ पेरिकार्डियम जो झिल्ली है उसका इन्फेक्शन हो जाना, उसमें पानी भर जाना। तो काफ़ी सारी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं और इन्हीं के बीच में हम हार्ट हेल्थ को रेगुलर रखने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी आपने उसमें लाइक इश्यूज बताया, बिल्कुल। लाइक इतना सारा कुछ हो सकता है, बट मेडिकल इमरजेंसी किस केसेस में सबसे ज़्यादा होती है? तो मेडिकल इमरजेंसी जब हम कहें तो आम तौर पे 3 शब्द हम सुनते हैं। एक होता है हार्ट अटैक, ओके, जिसको हम बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं मेडिकली। दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट पूरा स्टैंड स्टिल हो जाता है, मतलब एकदम बंद पड़ जाता है। और तीसरा होता है हार्ट फेलियर। ओके। हार्ट फेलियर मतलब कि आपका हार्ट या तो पंप कम कर रहा है या नॉर्मल पंप करने के बावजूद उसमें प्रेशर ज़्यादा है, जिस कारण से आपके हार्ट का जो प्रेशर है या प्रभाव है वो फेफड़ों पे पड़ रहा है और वो हार्ट उस तरीके से पंप नहीं कर पाने के कारण फेल हो रहे हैं। ओके। आपने कहा हार्ट फेलियर एंड ये क्या इसमें लाइक इज इट हार्ट फेलियर विल लीड टू इमीडिएट डेथ या ये हार्ट अटैक, आई मीन हमारे पास कितना टाइम होता है? तो जब हम देखें तो कार्डियक अरेस्ट इज द हाईएस्ट इमरजेंसी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि आपका हार्ट स्टैंड स्टिल है। ओके। तो जब एकदम रुक चुका है तो आपके पास जो ओनली थिंग जो आपके पास होती है दैट इज कार्डियक रिससिटेशन, जिसको हम CPR के नाम से जानते हैं। आम पब्लिक को समझाने के लिए हम उसे कार्डियक मसाज भी कहते हैं, ताकि पब्लिक समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब आपका हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, इसका कारण हार्ट अटैक स्वयं खुद हो सकता है। अच्छा। हार्ट फेलियर भी कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हो सकता है। तो सबसे हाईएस्ट इमरजेंसी इज कार्डियक अरेस्ट। जैसे कई बार हम पेपर्स में या फिर न्यूज़ में या फिर आसपास अपने पड़ोस से सुनते हैं, यार आज 11 साल के बच्चे का ना हार्ट अटैक से डेथ हो गया। आम तौर पे हार्ट अटैक्स जो हैं वो बीमारियां क्योंकि नसों में ब्लॉक के कारण होती हैं तो ये कुछ समय लेती हैं। आज की जो बेसिक कंपटीशन युग और आज के लाइफस्टाइल और आज के एडिक्शंस ड्रग्स और उसके कारण से हम इनको 20s से तो देखते ही देखते हैं, बट अर्ली टीन्स जिसे हम कहते हैं उसमें मेजरली जो ये चीज़ें सुनाई आ रही हैं दीज आर कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि जब आपने देखा तो वो इंसान मूर्छित था। अच्छा। और जब मूर्छित हो चुका है तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट। उसका कारण हार्ट अटैक जरूर हो सकता है, पर सारे कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक नहीं होता है। तो और क्या हो सकते हैं सर? हार्ट फेलियर हो सकता है, जेनेटिक बीमारियां जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दें, जिसमें हार्ट की गति को कम कर दें, या हार्ट की गति इतनी बढ़ा दें कि वो आमतौर पे हार्ट जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है वो सिर्फ फ्लिकर कर सके, जैसे ट्यूबलाइट फ्लिकर करती है। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा बीट करने लगे? एब्सोल्युटली 300 पे 400 पे। ओके।
तो जब वो 400 पे बीट कर रहा है मतलब वो पंप तो कर ही नहीं पा रहा है, Okay. इट इज जस्ट बीटिंग ओके, एंड दैट बीट इज बेसिकली इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल। व्हाई डज इट हैपन सर, इतना तेज बीटिंग? कई जैसे अगर हमारी हार्ट मसल वीक है, हमारा पंपिंग फंक्शन कम है, तो कुछ एरिया हार्ट का स्कार्ड होता है। स्कार्ड मतलब जैसे हमको जब चोट लगती है तो उसके ऊपर जो स्कैप सा बनता है उसको हम स्कार टिश्यू कहते हैं। वो हीलिंग टिश्यूज होते हैं बट कई बार उससे ज़्यादा हीलिंग पॉसिबल नहीं होती, तो वो एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज नॉर्मल बॉडी में वो फाइंड नहीं होता है। तो उसमें से इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते, तो वो एक तरीके से जिसे बोलते हैं कि आमतौर पे हार्ट में एक ही जगह से इम्पल्स पूरे हार्ट में ट्रैवल करता है। अच्छा, अगर उसकी जगह 2-3 जगह से ट्रैवल करने लगे तो इस तरीके के प्रॉब्लम होने लगते हैं। बट रिसेंटली में हम क्यों ज्यादा ये सारी चीजें सुनते हैं, लाइक या ये हो रहा था और बिकॉज ऑफ मीडिया वी आर लिसनिंग मच, या रादर एक्चुअली देन में हो रहा मीडिया व्हाट आई शुड से इज दोनों चीजें हैं। है? ओके, एक थोड़ा होने ज़्यादा लग गया है बट उससे ज़्यादा अब डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज से 20-30 साल पहले जाएं, जैसे अगर लेट्स मैं बोलता हूँ कि हम 2000-2005 की ही बात करें, तो हम रायपुर शहर में बैठे हैं। रायपुर शहर में अगर इकोकार्डियोग्राम करना होता था, जो कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, उसके लिए भी कई बार हमें बाहर ट्रैवल करना पड़ता था, जस्ट फॉर ईसीजी, जस्ट फॉर एको। ओके, एको, Yes. ओके ओके ओके, और एंजियोग्राफी तो उसका नेक्स्ट स्टेप हो हाँ, गया, हाँ, एंजियोप्लास्टी उसका नेक्स्ट स्टेप हो गया, विच वाज अवेलेबल सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे या हायर सेंटर्स पे। ओके, आज की डेट पे एवरीथिंग, आप कोई भी चीज़ बोलें, मींस रीसेंट टू रीसेंट इंटरवेंशंस, रीसेंट टू रीसेंट मोडालिटीज़, सब रायपुर में अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता जल्दी लग जाता है, आप उसको ठीक करने के आपके पास यंत्र ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आप उसे ठीक कर पाते हैं तो वो पर्सन लिविंग ज़्यादा रहता है, तो दैट इज़ वाई आपको वो पता ज़्यादा लग पाता है। द नंबर ऑफ पीपल आर मोर बिकॉज द लिविंग पीपल आर मोर। नहीं तो पहले सिर्फ डेथ हो जाती थी एंड वी वेयर लाइक कि अच्छा डेथ हो गई है। सर आप बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज देखते होंगे सर, Absolutely. एंड एज आई नो अभी भी आप एक इमरजेंसी अटेंड करके absolutely. आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी आपको एनकाउंटर करना पड़ता होगा, 100%. वेयर वी बिकम हेल्पलेस इन द सिचुएशन। 100%। सर कोई एक ऐसा केस आपके दिमाग में आता है क्या विच एक्चुअली चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड योर प्रोफेशन और टुवर्ड्स द लाइफ और समथिंग लाइक दिस, विच माइट हैव शुक यू टू द कोर और समथिंग लाइक दिस? इज इट लाइक दिस? ऐसा कुछ है? इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन ऑफ चेंजिंग टूवर्ड्स प्रोफेशन, अगर देखें तो मेरा प्रोफेशन में जाने का रीज़न ही वॉज माई लाइफ चेंजिंग मोमेंट और रादर देन लाइफ थिंकिंग मोमेंट। ओके, जैसे कि जो मेरे दादा दादी हैं हाँ थे, तो उनकी दोनों की डेथ कार्डिक रीजंस के कारण ही हुई। दोनों को हार्ट अटैक हुए। दादा का बाईपास हुआ फॉर्चुनेटली बट फेल हुआ, सो बाईपास के 3 दिन बाद उनकी डेथ हुई। एंड दादी को हार्ट अटैक होने के बाद लाइक एंजियोप्लास्टी की वो मिल नहीं पाई बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन। ओके, तो बट दोनों की डेथ 22 सितंबर को हुई। इज इट लाइक दैट? And after 10 years, but oh. both died on 22nd of September. Oh. So some or the other way, दोनों की हार्ट से डेथ होना, मेरा उनसे क्लोज होना was the मॉडल जो मुझे बेसिकली हार्ट की तरफ खींच के लाया। एंड जब मैं रोज़ के केसेस जब हम देखते हैं या कुछ करते हैं, सो इन रिसेंट टाइम्स जो जैसे चीज़ें होती हैं कि हम कई बार एंजियोप्लास्टीज कर देते हैं, मीन्स वी ओपन द आर्टरीज जो ब्लॉक्ड रहती हैं, बट अगर हार्ट की मसल वीक हो चुकी है, अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है या उनका बीपी बहुत फॉल हो चुका है जो बढ़ नहीं पा रहा है, तो कई बार हम ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बावजूद भी पेशेंट कई बार सेव नहीं कर पाते हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज ऑन हैंड्स, क्योंकि वो बॉडी कैसे उस चीज़ को लेती है, बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड थी उतने बड़े झटके को लेने के लिए, दैट डिटरमाइंस मच ऑफ इट। डेफिनेटली द इंसेप्टर इज कि हमको नस को खोलना है, बट उसके बाद बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड थी। दैट इज वाई जब हम आज की डेट में बैठे बैठे इतने अवेयरनेस करते हैं, लाइक चाहे वो सेमिनार्स हों, चाहे वो वेबिनार्स हों, लेक्चर्स हों, रीजन इज कि जब हम एक एज में आ जाते हैं, लेट्स से व्हेन वी आर इन 40s 50s 60s, जो बॉडी हमारी है वो तब की है जो हमने टीन्स और 20s में किया है, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन। अब हम 40s में अपना जब प्रिवेंशन चालू करते हैं एंड व्हेन वी थिंक, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम रिवर्स कर दे रहे हैं, बिकॉज उस समय तक बॉडी में कुछ चेंजेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकेजेस, नॉट इन टर्म ऑफ वो, बट आपका जो भी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं वो कुछ हद तक तो जो आपने लाइफस्टाइल जी है उसी हिसाब से डिटरमाइन होते हैं। सो जब भी आप अपने आप को इन अ मोडालिटी ऑफ फिटनेस लेते हैं या इन अ मोडालिटी ऑफ नहीं अब मुझे अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है, सो वो वहाँ से चीज़ की शुरुआत होती है। अगर ये शुरुआत हम अर्ली कर लें तो शायद हमारे जो लेट जो प्रिपेयर्डनेस ऑफ बॉडी है will be much more to any kind of shock. Not necessary कि वो उसके बाद भी वो रहे, but those are the best chances which as a human we can do. Sir, you spoke about fitness. Yes. What is your definition of fitness, sir? क्योंकि एक फिटनेस हम वो देखते हैं जिम में, हाँ, people talk about biceps, triceps and six pack ab. कुछ लोग फिटनेस का अलग वो करते हैं, like lack of any disease is a fitness. right. What is your definition from the heart health point of view? So fitness is a perceptive which is involving, let's say,
mental, physical, Okay. social Okay. and emotional. So every kind of fitness is a fitness. तो जैसा आपने दो तो ऑलरेडी बता दी कि कहने का मतलब वन फिटनेस इज जो आप फिजिकली कर रहे हो लाइक बाइसेप्स एंड एवरीथिंग. तो जब हम एक्सरसाइज की भी बात करते हैं तो आज की डेट में हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि जिम में जाने ट्रेडमिल पे कोई वॉक कर रहा है या वेट लिफ्टिंग के टाइम सडनली हार्ट स्टॉप हो गया तो हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई. कई हमने एक्टर्स का भी सुना कि कहने का मतलब जिम में थे, जिम से निकले हैं या जिम में थे तो डेथ हो गई. सो एक फियर बैठ जाता है कि यार वो तो आदमी तो इतने फिट और इनफैक्ट वो उस जगह पे हैं जो कि फिटनेस बेसिकली अगर बोलते हैं ना कि हम भगवान को पूजने जा रहे हैं तो मंदिर में जा रहे हैं, तो फॉर फिटनेस दैट इज अ मंदिर. तो वो वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है, तो क्या एक्सरसाइज इतनी खतरनाक है? सो इट इज़ नॉट दैट वे. बट फिजिकल फिटनेस इज़ वन पार्ट. मेंटल फिटनेस नाउ व्हेन जब हम मेंटल फिटनेस की बात करते हैं तो मेंटली फिट होने का मतलब ये नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं. इट इज़ ऑल अबाउट योर वेल बीइंग. कि आप न तो बहुत ज़्यादा इलेटेड हैं और न बहुत ज़्यादा चुप और शांत हैं. अगर आप अपने आप को अपने हॉबीज़ के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, इफ़ यू आर मेकिंग अ गुड बैलेंस ऑफ इट, डेफिनेटली यू आर मेंटली फिट. सोशल एंड इमोशनल फिटनेस इज हाउ वेल यू डील विथ योर चेंज इन इमोशंस, चेंज इन मूड्स एंड सोशल लाइफ. कई लोग सोशल लाइफ के लिए इम्पैक्टफुल रहते हैं, बट सबका अपना जो पैरामीटर है, अगर आप अपने उस पैरामीटर के हिसाब से वो करते हैं तो देन इट इज़ ओके. बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन कि भाई सोशल है मतलब आपको 10 लोगों से मिलना ही है या आप 10 लोगों से बात करते हैं तो ही यू आर फिट, यू आर अनफिट. नहीं, इट इज़ नॉट है. कोई हो सकता है कोई सिर्फ परिवार में बात करता है, कोई किसी को फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा पसंद है, वो परिवार से ज़्यादा क्लोज नहीं है. कोई दोनों है, कोई दोनों ही नहीं है. बट इफ़ उनकी रेगुलर उसमें इफ़ इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ चेंजिंग देयर नॉर्मल रूटीन्स, means they are doing good in fitness. So every fitness is very important, and to most of it physical matters a little more because physical fitness prepares your body वो आप कैसे डेवलप कर रहे हो. And when you talk about physical fitness, it is not just about exercise, it is also about what you eat and what you live. But considering sir physical fitness अगर किसी की दिखती है, एक visible physical fitness अगर दिखती है, तो जैसे आपने कहा कि उसकी बॉडी शायद better prepared है to tackle the emergency. Absolutely. But when we जैसे अब अगर हम एक्सरसाइज की भी बात करें तो एक्सरसाइज दो तरीके की होती हैं. एक होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एक होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. तो अगर इसको मैं और कॉमन भाषा में समझाने की कोशिश करूं, एक होती है एरोबिक एक्सरसाइजेज जो आइसोमेट्रिक होती हैं, बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर जो कि हम वेट लिफ्टिंग में बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली दे बिल्ड अप द मसल्स. तो जो हम डोले शोले देखते हैं दोज आर बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज. तो जब हमारी बॉडी फिटनेस मांग रही है या वो मांग रही है, सो इट इज़ मोर अबाउट एंड्योरेंस, लेस अबाउट रेजिस्टेंस. बट डेफिनेटली सो क्या इसका मतलब वेट लिफ्टिंग विल नॉट हेल्प टू एनी वे? इट विल डेफिनेटली. बट जितनी भी रिसर्चेज अभी तक एक्सरसाइजेज में हुई है मेडिकली, इट हैज़ बीन शोन कि एरोबिक एक्सरसाइजेज डू मच मोर गुड टूवर्ड्स हेल्थ एंड एरोबिक प्लस रेजिस्टेंस. Is there any data like या फिर रिसर्च हुआ होगा सर कि like someone who is involved more into cardio, Yeah. like aerobic exercises you said, their survival chance was better than someone who was Researches जब हुई हैं तो it is not about morely survival. Okay. When they see your parameters in terms of your functionality, your heart functions, your regular body functions, BMRs and everything. Okay. तो उसमें basically ये पाया गया है कि aerobic या aerobic plus resistance exercises do better than only resistance exercise. Okay. So that is why always resistance मतलब weightlifting should be mixed with some kind of aerobic activity. तो भले ही आप जिम में वेट 1 घंटा उठा लीजिए, बट डू 10-15 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग बाहर कर सकते हैं. आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स खेलना में दोनों चीज़ आती है. आप वेन एवर यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल स्टर्नस थिंग, दैट इज रेजिस्टेंस, और उसके अलावा दौड़ भाग जो भी आप कर रहे हो, दैट इज इनटू एरोबिक्स. एंड एरोबिक्स की भी क्या वो है, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम ट्रेडमिल पर, समवन हु रन्स एट 10K पर आवर, और कुछ होंगे जो ज़्यादा एक्साइटेड होकर हो सकता है 15-20. So at the end it is not about what speed you are running, it is not about आप कितना देर रन करते हो. Definitely what we have seen is 150 minutes, जैसे कि हम बोलते हैं 30 मिनट 5 दिन अगर आप कर रहे हो एक हफ्ते में, then you are doing at least good to your body. But this is just a general study workup. बट अगर आप इंडिविजुअलिटी देखें, एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, every individual requires different kind of burnout. So that has to be calculated as per your body metabolic rate and as per your calorie intake and calorie output. If मैं जस्ट अपने हार्ट हेल्थ को अगर मैं एज्यूम करना चाहूँ, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दौड़ पा रहा हूँ से 10K पे 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट वॉट एवर मैं ठीक ठाक, तो क्या आई शुड अंडरस्टैंड कि हार्ट हेल्थ ओके है
मतलब एक assumptions हम बिल्डअप कर सकते हैं क्या वैसा योर कुछ? assumption could be good and your assumption could be wrong because आपकी health is good, your endurance is good, your stamina is good, and to some extent endurance and stamina requires a good heart health. ओके क्योंकि आपको ऑक्सीजन जब हार्ट को मिल रहा है तभी वो आपको वो चीज़ करने दे पा रहा है. बट एट द एंड क्या वो पूरी तरीके से फिट है? दैट इज़ वाई हम कई बार ये बोलते हैं कि जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं जिम में या बाहर पे भी, तो यू शुड ऑलवेज गेट योर हार्ट चेक्ड फर्स्ट. क्योंकि अगर लेट्स से जैसे मैं बता रहा था कि जेनेटिक की भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स. तो जब आप वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है अगर Okay. आपको ऑलरेडी पहले से कोई वो है तो. सो हार्ट और वो नॉर्मल टाइम में वो नोटिस नहीं होता एब्सोल्युटली नहीं होता. वो जब स्ट्रेस देते हैं. क्योंकि कभी भी अगर सिर्फ हार्ट की बात की जाए, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज गुड होती है. ओके हाई लेवल ऑफ एक्सरसाइज गुड नहीं है ऐसा नहीं है, बट नॉट एवरी हार्ट कैन एक्सेप्ट हाई लेवल ऑफ एक्सरसाइज. ओके तो इसीलिए आपकी क्षमता कितनी है आप अगर पहले चेक कर लें तो इट वुड बी मच बेटर. बिकॉज यहाँ पे ना 2-3 मिथ ब्रेक होते हुए, या मिथ बोलें या फिर ये जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन जो है. जो चलन है, जैसे कार्डियो को इनफैक्ट आजकल डेमोनाइज किया जा रहा है. Right. बिकॉज एवरीवन आर इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट. Yeah. और कई लोग ऐसे हैं कि वेट लूज के लिए दे आर डूइंग ओनली कार्डियो. मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव कि भाई रेजिस्टेंस करो फॉर वेट लॉस, बट देन उन लोग ये बोल देते हैं कार्डियो इज कम्प्लीटली बैड. एंड व्हाट यू आर सेइंग कि रेजिस्टेंस के साथ कार्डियो जरूरी है Absolutely. फॉर आवर हार्ट एंड्योरेंस. For your heart endurance, aerobic exercise or aerobic with resistance is what will do good to your heart. That is what studies has shown. सर, आपके केस में जब आपकी जो एक्सपीरियंस रही है, हैव यू सीन एनी मिरेक्युलस रिकवरी आल्सो? बहुत देखे हैं. अगर आप देखें तो लेट्स से कि लाइक मेरा जो सबसे छोटा जिसे बोलना चाहिए एज ग्रुप जिसमें मैंने पर्सनली एंजियोप्लास्टी की है और स्टेंट वगैरह डाले हैं, दैट इज 23 ईयर्स में स्टेंटिंग रिक्वायर्ड. यस. एंड उनके फादर को बाईपास सर्जरी हो चुकी थी. स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी. ओके बट द इम्पॉर्टेंट और द यू शुड से it is to some extent something that raises a question in your mind also and that it brings a smile to your face also कि उस बंदे का बड़ा भाई भी था. अच्छा है मतलब था इन सेंस है. तो वो 29 का है. एंड देन जब उसका मैं एंजियोप्लास्टी करके बाहर आ जाता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन. नेक्स्ट डे उसके भाई मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं आफ्टर आस्किंग एवरीथिंग अबाउट हिज हेल्थ. वंस ही इज सेटिस्फाइड कि नहीं मेरा भाई ठीक है, सर मुझे तो बता दीजिए क्या करना है, मैं तो 6 साल बड़ा हूँ. अच्छा. So that is where you feel like these are some things that are either miraculous or you don't know. Maybe there are some things in his body, although genetic उनकी history है, but he has been doing some good or something which is helped him कि वो चीज़ उतना जल्दी ना हो. And at the same time जैसे मेरे post bypass एक दादी जी थी, unfortunately she is not more, but after angioplasty she lived for 5 years more. Okay. So उनका उनका जब हार्ट अटैक आया आफ्टर बाईपास हुए उनके 8-10 साल हो चुके थे, तो उनकी हार्ट रेट वाज नियरली टू द स्टॉपिंग्स. मतलब 10-9 ऐसा. तो फिर उसमें पेस मेकर वगैरह डाल के उनकी आर्टरीज को ओपन करके देन शी सर्वाइव थ्रू आफ्टर रिगरस मेडिसिन एंड एवरीथिंग. तो चूँकि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट BP वॉज वेरी लो. मैंने बताया हार्ट बीट पेस मेकर के ऊपर थी. बट स्लोली शी रिकवर्ड एट एज ऑफ लेट 70s और अर्ली 80s. एंड शी लिव्ड मोर 5 years. सो दैट वॉज समथिंग. सो इस तरीके के राइदर सेइंग इट एज मिरेकल्स, देयर आर थिंग्स दैट यू सी ऑन द सेम कंसेप्ट. मैंने बताया कि हम कई बार आर्टरीज ओपन कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू सेव द पर्सन. सो दिस इज हाउ हार्ट बिहेव्स. वी आर अनेबल टू से कि ये जब टेबल पे कोई पेशेंट रहता है, Right. कैन यू प्रेडिक्ट आउटकम को? No one can predict outcome. Okay. The only good thing that what we can say is we are going to perform an operation which is going to open your vessel, Okay. any artery, and it is being done. So there are the biggest chances which will make you survive. Okay. Without that, chances of survival तो नील के बराबर है. हाँ, ये हो So जाता इसीलिए knowing, हाँ पैरामीटर्स मल्टीपल जो हम देखते हैं BP ये वो हार्ट का पंपिंग, उससे एक वेग आइडिया लगता है Okay. कि हाँ दिस प्रॉबेबली इज. फिर जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस कितने हैं, उन ब्लॉकेजेस में कैल्शियम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जो नसें हों उनका साइज स्टेंट डालने लायक है कि नहीं है. ये सब पैरामीटर्स उन पेशेंट्स की रिकवरी को थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं. अच्छा. दैट इज़ फॉर श्योर. बट सेइंग 100% इज़ वेरी नॉट Okay. पॉसिबल. इसीलिए तो कई बार द सैड
पार्ट ऑफ इज कि हम जब कई बार परफॉर्म वी डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू सेव द पेशेंट. सो कई बार क्वेश्चंस फ्रॉम फैमिली साइड, इफ आई एम इन द फैमिली साइड, क्वेश्चन ये रहता है सर अब तो सब अपन ने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, पर फिर ऐसा क्यों कि हार्ट फिर वापस नहीं आया. सो इट some questions don't have an answer. बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है. Some questions don't have the answer because at the end we are able to do whatever, and medical science also has a limit. It can't just make things everything correct. So baseline क्या है, body क्या behave करती है, क्योंकि होता ये है कि जब हम नस खोलते हैं तो नस खोलने के बाद जैसे अगर आप 9 दिन उपवास करते हैं नवरात्रि के, उसके बाद जब आप कभी भी खाना खाइए आपका पेट बहुत दर्द देगा. एंड सिमिलरली जब आप हार्ट का कितने भी ड्यूरेशन का बचा हुआ खून को जो रुक चुका है आप जब स्टार्ट करते हो तो हार्ट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बेबी. वो उसमें हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाना, हार्ट बीट अचानक से रुक जाना, दैट कैन हैपन, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरीज. तो ये होंगी नहीं होंगी, हमका जब हार्ट ओपन हो जाएगा, मतलब नस ओपन हो जाएगी, तभी हम देख सकते हैं और बता सकते हैं. आई मीन ये जानना जरूरी है लोगों को कि ये अनसर्टेनिटी बना रहेगा. एब्सोल्युटली. बिकॉज व्हाट सर आजकल क्या हो गया है, लोग क्योंकि हर चीज़ इतनी कमर्शियलाइज हो गई है, पीपल फील कि भाई वो मैंने पैसा दिया है, मैं बेस्ट डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, सो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आउटकम. एब्सोल्युटली. एंड दे आरंट प्रिपेयर्ड फॉर द नेगेटिव आउटकम्स. उनको लगता है कि यार बेस्ट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सो क्यों ऐसा. एंड व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट ऑफ टर्न, सो वो एक बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है टू हैंडल दैट. वही मैंने कहा ना, 2-3 चीज़ें हैं. जैसा एक तो इमोशंस इन्वॉल्व, बिकॉज व्हेन यू हैव अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, सो डेफिनेटली वी ऑल आर लुकिंग नॉट टू लूज द पर्सन, वी वांट द पर्सन टू बी देयर. सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. सेकेंडली जो मेडिकल एस्पेक्ट है, जो हम समझाना, जो अभी मैं बता रहा था कि सब होने के बावजूद भी, मीन्स इवन गेटिंग अ वेरी क्लीन वेसल, मतलब अब कोई ब्लॉक नहीं बचा, उसके बाद भी कई बार क्योंकि हार्ट की गति रुक गई या हार्ट की फ्लक्चुएशंस इतनी बढ़ गई कि वो हार्ट स्टॉप कर गया. कभी कभी क्या होता है कि हार्ट मसल, जैसे मैं बताया, अटैक का अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुका है तो वीक रहती है. अच्छा. आपने जब ब्लड फ्लो स्टार्ट किया उसके बाद वो जो वीक जगह था वो फट जाता है, तो हार्ट कई बार रप्चर भी हो जाता है. अगर वो हो गया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आपने नस को खोला है. आप तो अच्छा करने गए थे, यू हैड नो थॉट प्रोसेस कि मेरे को फाड़ना है, और वो फटी. बट दैट इज समथिंग दैट कम्स विथ ओपनिंग ऑफ द आर्टरी. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या दीज आर सम थिंग्स दैट आर, बट इफ दे हैपन दैट इज जस्ट कि हाउ द बॉडी इज. इसमें कुछ आप ना उस समय जितना कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, बट इफ़ यू आर अनेबल टू सेव. एंड थर्ड फैक्टर वही होता है कि इट इज़ व्हेन द नेगेटिव थिंग्स हैपन, देन ओनली इट इज़ लाइक द इमोशंस आर टू द ग्रेटेस्ट. सो टू सम एक्सटेंट वी डू अंडरस्टैंड द फैमिली, बट येस डेफिनेटली दिस थिंग शुड बी नोन कि इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग थिंग्स कैन गो बैड. सर मुझे आपके प्रोफेशन में सबसे चैलेंज पार्ट ये लगता है, बिकॉज जिस इमरजेंसी को आप डील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ऑल ऑफ सडन रहता है. एब्सोल्युटली. एंड फैमिली आर एन प्रिपेयर्ड. सपोज कोई पेशेंट है जो कैंसर पेशेंट है या डायबिटिक है या समवेयर लाइक दिस, एक प्रकार से प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से देयर फैमिली आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट इमरजेंसी, बट द चैलेंजेस दैट यू आर डीलिंग विद वो बहुत ऑल ऑफ सडन फैमिली में राइज हुआ है. दैट इज कि वो इमोशन क्वोशंट बहुत हाई होता है, एंड टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली वी डू अंडरस्टैंड दैट. एंड बट एज मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, एज डॉक्टर्स, our job is whatever the best we can do. And जितना मैं समझता हूँ, I don't think in this world itself कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो लास्ट तक means won't try to save any of his or her patient. Sir, what is your way? मतलब ये मैं बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, but how do you deal when you have to share this devastating news to the family, sir? Over the period of time, means definitely जब हम अपने early part of professions में रहते हैं, so there are more nerves to us, but over the part of it is कि अगर if we only have nerves, we won't be able to share the sorrow with the family. So to some extent this is also a part of our training, you can say, कि how to be, let people deal things, or try people deal things, the worst things, not the best of the things. तो दूर की बात है, these are the worst things that can anyone face in their family. So to some or the other way, it's more like we consider them as a part of family only. That is the reason we can share the news. Otherwise तो हम नहीं कर पाएंगे. सर एंजियोप्लास्टी होती है एक, what is exactly एंजियोप्लास्टी? So एंजियोप्लास्टी is basically जब आपकी नस, अगर हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं तो कोरोनरी वो नस का नाम है जो हार्ट में होती है. So वो बेसिकली हार्ट की नस होती है. तो एंजियोप्लास्टी इज जब आप उस नस के ब्लॉकेजेस को खोल देते हैं विथ यूजिंग अ स्टेंट और यूजिंग अ बलून. तो इससे आप जो अंदर का ब्लॉकेज है उससे वो करते हैं.
पहले बलून था, अब स्टेंट्स आते हैं ताकि जो नस है, नस इज वेरी इलास्टिक, आप बलून से जब खोल देते हैं तो कई बार नस वापस से सिकुड़ती है, उसके चांसेस 20% रहते हैं, स्टेंट के बाद 10% रहते हैं, बट स्टेंट उसे वापस उतने बजे तक खोले रखने में मजबूत हेल्प करता है। तो दैट इज वेयर स्टेंट्स आर मच मोर रिस्पॉन्सिबल। बट कई बार हमारे नसें इतनी छोटी होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि हम स्टेंट नहीं डाल पाते, तो देन बलून हेल्प्स। ओके, सो माय फॉलो अप क्वेश्चन ये है सर, समवन हु वेंट थ्रू एंजियोप्लास्टी कितना दिनों तक बिना किसी अदर इंटरवेंशंस के वो सर्वाइव कर सकता है? इसका कुछ ऐसा पैरामीटर है, लाइक 5 साल 10 साल? इट इज़ ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल एंड अगेन बॉडी कैसे उसे वो लेती है। बिकॉज इसका दूसरा तरीके का कई बार हमको सवाल आता है कि सर अब तो हमने स्टेंट डाल दिया है, तो नाउ आर वी फुली डन, मीन्स आपको और कुछ नहीं होने वाला। सो हमने स्टेंट डाला क्योंकि उस जगह पे ब्लॉकेज था। जब नॉर्मल नस में ब्लॉकेज बन सकता है तो स्टेंट में ब्लॉकेज बन सकता है, या फिर उस नस के या दूसरी नस के, हार्ट की जो 4 नसें रहती हैं उनमें कहीं और ब्लॉकेज बन सकता है। सो हमने तो एक हिस्से को ट्रीट किया है, हमने जो प्रॉब्लम थी जिस कारण वो ब्लॉक बना था उसको जड़ से ठीक नहीं किया है, एंड वो क्यों बना था उसके ऊपर काम करने से हमारी लेंथ ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टेंट बीइंग गुड या हम फर्दर इंटरवेंशंस की ज़रूरत ना पड़े इज डिटरमाइंड। तो उसके लिए आपको, अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल करिए, आपको बीपी है बीपी कंट्रोल करिए, अगेन मूव डाउन टू दोज लाइफस्टाइल हैबिट्स विच आर गुड जो हम पहले से फॉलो नहीं कर रहे थे। बट एट द एंड अगर आपको स्टेंट लगा है सो पहले 2 साल तक थोड़ी ज़्यादा, बट आफ्टर दैट लिमिट ऑफ दवा रहती हैं खासकर खून पतला करने की, वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी है। ओके, एंड कैन दे रिज्यूम लाइक जैसे एक नॉर्मल कार्डियो एक्टिविटी? 100% they can. If their heart is pumping good, okay, they can do every activity which they were doing before angioplasty. अगर हार्ट वीक हो चुका है then definitely कुछ हद तक restrictions of activities आते हैं, क्योंकि हार्ट पंपिंग के हिसाब से हम एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं। बट अगर हार्ट पंपिंग इज नॉर्मल जैसे पहली थी, सिर्फ हमने आर्टरीज खोली हैं, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 days they can restore their everything what they were doing. Okay. एक नॉर्मल पर्सन कैसे समझेगा कि ही नीड सम डायग्नोसिस, मतलब उसको हार्ट के डॉक्टर से मिले? Like, is there is any silent signals or something like this? The best point in here will be, अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, वॉट एवर एक्टिविटी, लेट्स से एक साइकिलिस्ट है, लेट्स से कोई मॉर्निंग वॉक्स या रनिंग्स करते हैं, तो उन लोग के लिए ही सिग्नल्स मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे आई टॉक अबाउट अ डॉक्टर, ही इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। ओके, मीन्स उनकी एक्टिव प्लेयर मतलब ही लाइक्स प्लेइंग बैडमिंटन। एक हफ्ते से उनको लाइक वो आराम से 6 गेम्स खेलते थे, 2 गेम के बाद थकान होने लगती थी और 4 गेम से ज़्यादा वो नहीं खेल पा रहे थे। ऐसी चेकअप के लिए आ गए। ओके, एंड चेकअप में TMT केम आउट टू बी पॉजिटिव, एंजियोग्राफी कराई, 90% ब्लॉक, स्टेंट लगवाया। सो ये सिग्नल उन्हें मिल गया बिकॉज वो एक्टिव थे कि उनको थकान और थोड़ी सी सांस फूल रही थी, उनको अंडरस्टैंड हो गया। बट जैसा मैंने कहा कि वो 2-2.5 गेम फिर भी आराम से खेल पा रहे थे। अगर जिसकी एक्टिविटी नहीं है, वो 2-2.5 गेम की जितनी एनर्जी लगती है उनके पास तो उतनी ही एनर्जी है, तो वो सिग्नल्स आप तक कभी पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि जो हार्ट के सिग्नल्स रहते हैं, जल्दी थकान लगना, छोटे कामों में सांस फूल जाना, छाती में भारीपन आ जाना, पसीना जल्दी आ जाना, या हार्ट रेट बहुत बढ़ जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये तब बड़े इजीली पता लगती हैं जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो। तो नहीं तो फिर ऑल ऑफ अ सडन। तो अभी क्या था उनके साथ एडवांटेज, उनका हार्ट पंपिंग वाज गुड जो हमने चेक की थी। अब उनका स्टेंट जरूर लग गया है, बट उनका हार्ट पंपिंग इज सेव्ड, उनकी मसल कहीं कोई इंज्योर नहीं हुई है, एंड नाउ ही इज प्लेइंग हिज बैडमिंटन एज यूजुअल। 6 गेम अब भी खेलते हैं। इज दैट? यस, सो ही इज हेल एंड हार्टी, अपनी जिंदगी वापस वैसे ही जी रहे हैं। सो इट इज़ लाइक कि कोई भी प्रोफेशनल आप कहीं पे भी हों, यू वट एवर यू आर डूइंग, जब तक आप एक ह्यूमन हैं, एक इंसान हैं, तो आप में भी आर्टरीज हैं, एंड इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, it is going to build up your metabolism, it is going to build up capacity of body to understand your metabolism। और जो डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होने के बाद उसमें चेंजेस होते हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह, जिस कारण वो बैड कोलेस्ट्रॉल वो परत टूटने पे अटैक लाता है। अच्छा, ये सब नहीं होगा। ये तो यहाँ पर ये क्लियर होता है दैट यस, अभी आपने बताया कि दीज आर द सिग्नल्स और लाइक दिस कुड बी द बेसिकली एक्टिव पर्सन्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में बट अदरवाइज ऑल्सो जो हार्ट के सिम्टम्स आते हैं आपके नॉर्मल लाइफ में, सांस फूलना जल्दी नॉर्मल एक्टिविटीज में, छाती में दर्द होना, छाती के साथ साथ कभी कभी दर्द जबड़ों में हो जाना, हाथों में रेडिएट करना, जैसे आपने सुना होगा लेफ्ट हैंड में हार्ट का पेन ज़्यादा रेडिएट करता है, बट कभी कभी राइट में भी कर सकता है। लेफ्ट इज मच मोर वो, बट राइट में भी करता है। तो ये
चक्कर आना, पसीना काम करने से आना, ये सारे हार्ट के अच्छा, मैंने symptoms ऐसा भी होते हैं। सुना है कि ये जो राइट और लेफ्ट हैंड है विमेन में अलग रहता है, ऐसा कुछ है क्या? विमेन के सिम्टम्स ही कई बार अलग होते हैं, यानी Okay. विमेन में एटिपिकल सिम्टम्स, जैसे टिपिकल सिम्टम्स हम बात कर लिए, हाँ हाँ, ये जोड़ों में दर्द होना, मतलब शोल्डर्स में पेन होना, ओके, जबड़ों में पेन होना, या पेन एकदम पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर की तरफ होना, अच्छा, ये सारे सिम्टम्स वुमेन में ज़्यादा आते हैं हार्ट अटैक के टाइम पे। ओके, व्हाई इज सो, मतलब एटिपिकल सिम्टम्स, इट इज जस्ट द मेकअप एंड दोज नर्वस सिस्टम जिस हिसाब से डीलिंग होती है। हाँ हाँ, विमेन के साथ साथ एल्डरलीज में भी ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, मीन्स 60 प्लसेस में हमने देखा है कि जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं। हम लोग बहुत जगह सुनते हैं रिवर्स योर हार्ट ब्लॉकेज, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? हमने तो जितना देखा है आज तक, हाँ। एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस, हाँ। कोई ब्लॉकेज को रिवर्स होते तो नहीं देखा है। अच्छा, कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे ड्रिंक्स पियोगे सो योर ब्लॉकेज कुड बी टिल डेट नथिंग हैज़ बीन देयर जो ब्लॉक को रिवर्स कर दे, Automatically. एटलीस्ट टिल डेट। हाँ। मेडिकली तो मैंने पढ़ा भी नहीं है हाँ, और हाँ। अभी तक अपने उसमें देखा भी नहीं सो समवन जिसका 70% ब्लॉक हो गया है, या सो इट विल रिमेन लाइक दैट ओनली? एब्सोल्युटली। वो जो भी हम जैसे, तो उस पर कई बार हमारे पेशेंट्स का क्वेश्चन आता है कि हाँ। सर फिर आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं हाँ, हमें, उससे हमको फ़ायदा भी है, हाँ हाँ, बट जब हमें ब्लॉक हटना नहीं है तो हम ये दवा क्यों ले रहे हैं? हाँ हाँ, द रीज़न इज़ कि अब ये ब्लॉकेज बना है क्योंकि वहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है और आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चेंजेस हुए हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह वो हुए हैं। अगर हम ये दवाइयाँ खून पतला करने की और वो कोलेस्ट्रॉल की सतह को रोकने की नहीं देंगे तो हो सकता है वो जो प्रोग्रेशन है ब्लॉक का और बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, तो Okay. वो कब किस एंगल पे वो हो जाए हाँ, आपको पता भी नहीं लगेगा। हमको किस % तक पता ही नहीं चलता कि द थिंग कई बार इवन 100% ब्लॉकेजेस नहीं पता लगते। वो जब हम टीएमटी करते हैं, हाँ। टीएमटी में ईसीजी चेंजेस हम देखते हैं, फिर एंजियोग्राफी के लिए देते हैं तो पता लगता है कि 100% ब्लॉक है। ओह, सो इट इज़ अगेन द रीज़न इज़ कि हमारी बॉडी का जो मेकअप है, यानी जो मायोकार्डियल रिजर्व बोलते हैं, कि जो एक्सरसाइजिंग पीपल हैं या एक्टिव पीपल रहे तो उनकी जो छोटी छोटी कैपिलरीज या छोटे छोटे वो कई बार ब्लॉकेजेस के बाद ओपन हो जाती हैं। अच्छा, सो वो उतना ब्लड तो नहीं दे पाती जितनी 3 मिलीमीटर की उनकी हाँ। नॉर्मल नस दे पाती है, हाँ, बट एटलीस्ट वो उनको सिम्टम्स दिलाने तक का रिलीफ रखती है। ओके, तो अनदर रीजन कि हमें एक्टिव फिटनेस एब्सोल्युटली रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड दिस शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज यही आप जो बिल्डअप कर लो ये आपके फर्दर एज में हेल्प करता है। आपके करियर में सर अभी लाइक व्हेन यू आर लुकिंग टू दिस, क्या चेंजेस आ रहा है? लाइक इज इट कि अब यंग लोग ज्यादा आ रहे हैं आपके क्लिनिक पे? 100% मीन्स ओवर द लास्ट आई शुड से 5 to 7 years देयर हैज़ बीन अ ड्रामेटिक चेंज कि पहले हम सिर्फ एल्डरली से ज़्यादा वो रहते थे। अब दो चीज़ हो गई हैं, एक तो काफ़ी यंग लोग देखने मिल जाते हैं ओके, विथ अटैक्स एंड हमको उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नंबर 2, हाई लेवल ऑफ बीपी एट यंग एज, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रॉबेबली टू सम एक्सटेंट मेन 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, वन इज़ एडिक्शन, सेकेंड इज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन, जिस कारण Okay. से आपके लाइफस्टाइल पे भी असर पड़ता है, आपका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, एंड प्रॉबेबली द रूटीन ऑफ स्लीपिंग एंड अवेकनिंग गेट्स डिस्टर्ब। तो इस वजह से बहुत जल्दी आपको मीन्स इवन यंग 20s में हम देख रहे हैं कि जो पीपल हैं वो बीपी के पेशेंट बन गए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हुई है कि अब हम 85 ईयर के लोगों की भी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड कि अगर पहले 2 स्टेंट लगे थे तो कई बार वो हो गया, तो टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नॉट एवरीवन बट ये है। पहले तो कई बार हम लोग सुनते भी नहीं थे, मतलब 75 तो नहीं कुछ नहीं, बट नाउ हम 80s में एंजियोप्लास्टी भी कर रहे हैं। हम नए नए तरीके के जो पेसमेकर्स के वो हैं ताकि हार्ट का पंपिंग बेटर हो, वो भी लगा रहे हैं। सो इस तरीके के कुछ नई जो बोलना चाहिए ना, आपके जियोग्राफिकल प्रोफाइल में चेंजेस आए हैं। सो दीज आर दैट काइंड ऑफ थिंग। सर आपने स्ट्रेस के बारे में बात किया एंड आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू टॉक इन डिटेल अबाउट द स्ट्रेस। एब्सोल्युटली सर एग्जैक्टली स्ट्रेस क्या है? क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि अगर मैं दिन भर काम करता हूँ, अपने आप को काम में एंगेज रखा हूँ एंड दैट कीप्स मी हैप्पी, तो डज इट काउंट एज एन स्ट्रेस? if it is keeping you happy, it is not counting on your as a stress. But just with the happiness, if it is not allowing your body to do its regular function, ओके, then definitely it will count in stress today or tomorrow. कैन यू प्लीज So अगर आपका फंक्शनिंग ऐसा है कि आप काम करने में हैं या फिर यू आर नॉट फीलिंग एनी एबनॉर्मलिटीज एंड यू आर कंसिडरिंग कि नहीं यार मेरा तो सब ठीक चल रहा है, सो येस प्रॉबेबली मेंटल स्ट्रेस आपका नहीं है, बट फिजिकल स्ट्रेस ना आपने लिया ना अपनी बॉडी को दिया। सो वेन एवर द बॉडी इज गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू गो अंडर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस कैन बी मेंटल एंड कैन बी फिजिकल ऑल्सो। सर मैं ना कुछ समय पहले आई वॉज गोइंग अंडर
बिट ऑफ लाइक पर्सनल इमोशनल इश्यूज से जा रहा था. एब्सोल्युटली. सो आई वॉज एक्सरसाइजिंग, मतलब मैं एक फिटनेस रेजिम फॉलो करता हूँ. कुछ समय से मैंने अपने डाइट वगैरह को भी वो किया हुआ था, बट उस समय मुझे वो इमोशनल जो ओवरलोड था वो इतना ज़्यादा ओवरलोड था. आई ऑलवेज फील, मुझे ऐसा लगता था कि माई हार्ट इज़ ऑन स्ट्रेस और समथिंग. एब्सोल्युटली. एक एड्रेनालिन रश और ये सब चीज़ें हैं. डज दिस एक्चुअली इम्पैक्ट द ओवरऑल 100% वेलबीइंग? इट डज. दैट इज व्हाई कि मेंटल स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है. तो व्हेन वी आर इमोशनली ओवरलोडेड विद एनी काइंड ऑफ इमोशंस, और वी आर अनेबल टू कैरी आउट, बिकॉज कई बार इमोशंस आर extra works. कई बार emotions are whatever problems people are facing, whatever XYZ things are going inside the minds. कई बार stress वो होता है. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट इज़ हाइपर एक्टिव. उस कारण दिल की गति बहुत तेज़ी से एकदम ऐसे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, हार्ट बीट लग रहा है, पसीना आया जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हर बार लंबी सांस खींचनी पड़ती है, बिकॉज ये जो एड्रेनलिन ही होता है, एक्चुअली इट इज़ एड्रेनलिन, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है. ओके. तो ये इसका काम क्या होता है, ये सांस नली को थोड़ा सिकोड़ता है, ये नसों को थोड़ा सिकोड़ता है. तो आपका ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है. बट अगर आपकी नसें वेल टू डू हैं, आपकी कैपिलरीज ओपन है, सो इट डजंट अफेक्ट्स एवरीवन. बट लेट्स से किसी का 90% ब्लॉक था, उसकी जो ब्लॉक की सतह टूट गई बिकॉज ऑफ दैट एड्रेनलिन रश. तो अब उसके ऊपर बैठ जाएंगे जो खून के कण हैं, और वो 100% हो जाएगा, और उस पेशेंट उसको अटैक आ जाएगा. So sometimes stress can act as the second hit. Sometimes it is what makes, कि कई बार हमने देखा है कि वो नसों को काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर देता है. दैट इज़ वाई हम लोग ये बोलते हैं प्रॉपर नींद भी होना चाहिए, एंड वी शुड बी एबल टू डील विथ स्ट्रेस. क्योंकि आज की लाइफ में लिविंग इन द कॉम्पिटिटिव एज, बिकॉज वाई वी से इट एज कॉम्पिटिटिव एज, बिकॉज एवरी वन इज सम और द वे competing with something, maybe himself or herself or the existing societal environment. Yes. So इस कॉम्पिटिटिव एज में सीडेंट्री एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, मतलब डेस्क जॉब्स पे ही आ गए हैं. सो फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, एंड सम और द अदर वे इमोशंस एंड जो हमारे नॉर्मल रिदम्स हैं स्लीप और अवेकनिंग के, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं. तो सर, जब मैं वो इमोशनल ओवरलोड से जब गुजर रहा था, सो व्हाट आई डिसाइडेड टू सीक एन साइकोलॉजिकल हेल्प. एब्सोल्युटली. मैंने एक प्रोफेशनल से कंसल्ट किया, एंड शी हेल्प मी इन बोथ एस्पेक्ट. लाइक उन्होंने साइकोलॉजिकली मेरे को काउंसल किया, दैट गिव मी रिलीफ, और थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह को भी उन्होंने वो किया. मैंने लेकिन एक चीज़ नोट किया कि जब ये बात मैंने कुछ अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स को बताया, दे वर लाफिंग. पागल के डॉक्टर के पास आप गए थे क्या, लाइक दैट? That is one of the reasons why still psychiatry or psychology, both of the fields run parallelly. These are two different fields, but they run together. So ये अभी भी कुछ हद तक because of this you can say taboo, you can say myth, अभी भी कुछ हद तक unexplored हैं. But अगर हम आज की डेट पे देखें तो if everyone tries to talk to them, they'll find out, very minor issues, but issues in, like, let's say at least 40% of people, in which anxiety is the biggest one. Yes sir. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट हमें एक लेट आउट होने का समय जगह मिलता है. Absolutely. और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू अस इन एनी वेज. तो उनकी जो एडवाइस होगी वो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस होंगी. यही तो काम, द रीजन इज इफ यू से काउंसलिंग, जैसे अगर हम भी अपने हार्ट पेशेंट की कुछ बात करते हैं, वी आर डूइंग काउंसलिंग ओनली, बट वी आर डीलिंग विथ आवर मैटर. द रीजन वाई for that mental counseling, why those people are assigned, or why we also try कि वो बात करें, is the same reason which you said, because they are not at all connected to चाहे me or any other provider, and the way they deal with it, the way they try to, जिसे बोलते हैं ना, एक algorithm होता है. So वो एक बोल के तो relief मिलता ही है, but with that algorithm they understand things much more better. Personally I got lot of relief, and personally I got a lot of direction also. और वो इतना चैलेंजिंग था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और ज़्यादा दिन रहूँगा तो इट मे कॉज एनी मेडिकल इमरजेंसीज, मतलब वो उस लेवल के स्ट्रेस होता है. प्रॉब्लम यही है कि इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिया, प्रॉबेबली एवरीवेयर, बट टू अ लिटिल एक्सटेंट इंडिया में थोड़ा ज़्यादा, हेल्थ टेक्स द लास्ट स्टेप. मीन्स अगर आप कहीं पे भी देखें, टीवी बड़ा होना चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, मोबाइल शुड बी गुड, हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ में हमारी कार हुई, हमारी बाइक हुई, वी शुड हैव अ गुड बाइक. मीन्स इवन इन वॉट एवर रेंज, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग,
मीन्स जो बंदा लाइक दोज हु आर इन XYZ बाइक्स, नॉट नेसेसरी दे आर लुकिंग फॉर कार्स और दे आर लुकिंग फॉर फोर व्हीकल कार्स और समथिंग, पर उनके हिसाब से भी अगर वो चीज़ें बेस्ट चाहते हैं, बट वो हेल्थ में कभी भी बेस्ट चाहते हैं ऐसा सोचते भी नहीं सोचते। सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आर स्टिल अ मिथ, स्टिल अ टैबू। एंड ये जो हम अवेयरनेस पे जितने भी काम कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज कि इलाज तो जब होगा या हम हेल्प तब कर पाएंगे जब ये चीज़ें पता होंगी। अगर पता ही नहीं होंगी तो जैसे आपने एक साइकोलॉजिकल वाला एस्पेक्ट बताया, सेम चीज़ अगर हम लोग अपने उसमें देखें तो टिल डेट एंजियोग्राफी इज़ कंसिडर्ड कि नहीं, एक बार एंजियोग्राफी हो गई मतलब आपकी बॉडी की पूरी संरचना चेंज हो जाती है और ये हार्म हो जाता है। डेफिनेटली चूंकि एक सुई लग के आपके शरीर में हमको 30 to 40 ml डाई देना पड़ता है, तो किडनी के ऊपर इंजुरी या उसका रिस्क होता है, बट दैट काउंट्स टू 0.5%। ओके, बट अगर हम आपकी वो डायग्नोसिस करने के लिए करना चाह रहे हैं तो देयर इज समथिंग विच वी फील इज हिडन इनसाइड। अगर हमको नहीं पता लगेगा, सो एक तरफ 99.5 है, एक तरफ 0.5 है। सो वो मिथ्स की कहने का मतलब वो सारी संरचना पूरी चेंज कर देता है, उससे बॉडी को हार्म हो जाता है। वी आर स्टिल अनेबल टू कोप विद इट एंड पीपल आर स्टिल इन दोज मिथ्स। सो सारे मिथ्स हैं एंड कंसिडरिंग हेल्थ ये मिथ्स और टैबूज बहुत ज़्यादा हैं। एक मिथ और है, दुबले पतले आदमी को हार्ट अटैक नहीं होगा। Again, is it a myth or is it absolutely a truth? it's a myth. Means to some extent it is, opposite. Okay. कई बार उनको Okay, opposite. हाँ, the only reason is why because obesity यानी extra fat, बिकॉज कई बार हम सिर्फ ओबेस की बात करते हैं, बट अगर ओबेसिटी भी हम देखें तो उसके कई सारे वो होते हैं। जब हम नॉर्मल वेट से ऊपर की बात करते हैं तो एक होता है ओवर वेट, एंड ओवर वेट के बाद आता है ओबेसिटी। सो इवन ओवर वेट इज समवेयर वेयर वी आर इन डेंजर बिकॉज आपका फैट कंटेंट ज़्यादा है। फैट क्या करता है, आपके जो नॉर्मल बॉडी में हार्मोन्स हैं, स्पेसिफिकली इंसुलिन, उसके काम करने की क्षमता कम कर देता है। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में आ जाते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट होने के कारण आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है एंड देयर स्टार्ट्स द प्रॉब्लम। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसके बाद आना चालू हो जाता है। सो दैट इज वेयर यू स्टार्ट लूजिंग योर नॉर्मल हेल्थ एंड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द बिगर टोर्नाडो और बवंडर जिसको बोल रहे हैं अपन। तो वो वहाँ से चालू होती हैं सारी चीज़ें। अगर हम इसी चीज़ के ऊपर अपन काम कर लें तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। ओके, सो दैट इज़ वेयर वी आर स्टिल स्टक। सो ये जो इसीलिए ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर, बट कंसिडरिंग थिन पिल्ट या ओबीस, अगर इसको देख के होता तो फिर सभी आदमी मोटा होना चाहते हैं। यस यस, व्हाई नॉट? तो ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट कि कहने का मतलब इट इज़ मोर अबाउट योर हार्मोनल स्टेटस रादर देन योर